डिवाइन स्टूडेंट्स, पिछली कड़ी में आपने जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित समितियां थी उन्हीं के विश्लेषणों का आपने अध्ययन किया। उसके बारे में आपने जाना कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किन किन समितियों का गठन हुआ और किन किन समितियों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया गया। उसी कड़ी में आज आगे चर्चा की जा रही है राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2005। वैसे तो आपको RTE 2005 पढ़ना है, RTE 2009 पढ़ना है, NCF करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन। अगर मैं यहाँ पर पाठचर्या एवं शिक्षा की बात करूँ, लेकिन अगर मैं NCF की बात करूँ, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब आपको RTE 2005 पढ़ना है, NCF 2005 पढ़ना है और RTE 2009 पढ़ना है। इसी कड़ी में आज आपको जो चर्चा की जाएगी वो RTE 2005 की और RTE 2009 की चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता दें RTE 2005 राइट टू एजुकेशन एक्ट पूरे भारत में 2005 में आया। इसकी सिफारिश 2004 से प्रारंभ की गई थी और जिसमें NCERT के द्वारा 6 दिन तक लगातार बैठक की गई थी और जिसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था जो 2005 में था। अगर मैं बात करूं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी जब करेंगे तो आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा और यही से हमारे पेपर पैटर्न में प्रश्न दिया है। अगर मैं बात करूं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 के 2005 के बारे में, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगर मैं बात करूं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 से, इससे पहले आपने देखा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इससे पहले जो नियम लाए गए थे और इससे जो रिसेंटली पहले 2005 से पहले 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। यह आपने पिछली क्लास में देखा, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा अनुच्छेद 21A, ठीक है, आर्टिकल 21A संविधान संशोधन 86वां सन 2000। अगर मैं बात करूं RTE 2005 के बारे में, RTE 2005 में मुख्य रूप से 2 मेन बिंदु माने गए, वैसे तो अन्य भी हैं। इसी तरह RTE 2009 में भी 2 मेन बिंदु माने गए। इसके बाद इनके अलावा भी चर्चा की जाएगी। अगर मैं RTE शिक्षा का अधिकार में 2005 के बारे में उसका पहला पॉइंट क्या है, तो ये कहा गया शिक्षा के अधिकार में 2005 में राज्य सरकार व केंद्र सरकार के मध्य शिक्षा के बजट में बंटवारा, यानी कि पहला पॉइंट क्या था, राज्य सरकार, ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार व केंद्र सरकार के मध्य शिक्षा के बजट में, शिक्षा के व्यय में बंटवारा। अगर आपने देखा कि पहला पॉइंट क्या था, राज्य सरकार व केंद्र सरकार के मध्य शिक्षा के व्यय में बंटवारा। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न आता है कि सर राज्य सरकार व केंद्र सरकार के मध्य शिक्षा के बजट में बंटवारा से क्या तात्पर्य है। तो आपको बता दें, जो शिक्षकों के वेतन में बंटवारा, यानी कि
इसका जो वास्तव में बिंदु माना गया, जो शिक्षकों का वेतन दिया जा रहा है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अनुपात घोषित कर दिया गया। क्या अनुपात था? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के मध्य जो अनुपात बांटा गया, सैलरी का अनुपात बांटा गया, वो था 30% और 70%। यानी कि पहला पॉइंट जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य शिक्षा के व्यय में बंटवारा। मतलब व्यय में बंटवारा क्या है? शिक्षकों के वेतन में बंटवारा। राज्य सरकार एक शिक्षक की जितनी भी सैलरी होगी उसका 30% देय होगी और केंद्र सरकार उसको 70% देय होगी, जिसको मिलाकर 100% एक शिक्षक को दिया जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं 2009 में क्या था, तो 2009 में ध्यान रखिएगा, 2009 में जो 2 पॉइंट थे उसमें पहला पॉइंट यही, राज्य सरकार व केंद्र सरकार के मध्य शिक्षा के व्यय में बंटवारा। तब कहे सर फिर इसको क्या मतलब है पढ़ने से? अगर मैं आरटी 2009 की बात करूं, शिक्षा के अधिकार 2009 की बात करूं, राज्य सरकार केंद्र सरकार के मध्य जो बंटवारा हुआ, उसमें एक अगर मैं बात करूं जो शिक्षक, जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के मध्य जो अनुपात आया वो 35% और 65% की बात की। अब देखिएगा संशोधन हुआ है। शिक्षा के अधिकार में 2009 में राज्य सरकार एक शिक्षक की सैलरी में 35% योगदान देगी और केंद्र सरकार एक शिक्षक की सैलरी में 65% का योगदान देगी। अर्थात शिक्षा के अधिकार में 2009 में राज्य सरकार पर ज्यादा बर्डन कर दिया गया पिछले आरटीई की तुलना में, और केंद्र सरकार को 5% रिलैक्सेशन दिया गया और राज्य सरकार ने 5% का इजाफा कर दिया। तो पहला पॉइंट है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरटी 2005 का और आरटी 2009 का। ध्यान रखिएगा, दोबारा बता दूं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य शिक्षा के व्यय में बंटवारा अर्थात शिक्षकों के वेतन में बंटवारा। राज्य सरकार आरटी 2005 में एक शिक्षक की सैलरी में 30% अपना योगदान देगी और केंद्र सरकार एक शिक्षक की सैलरी में 70% का अपना योगदान देगी। इसी तरह आरटी 2009-2005 का ही संशोधन था, इसमें राज्य सरकार 35% सैलरी वहन करेगी और केंद्र सरकार 65% सैलरी वहन करेगी। ये तो था पहला पॉइंट आरटी 2005 का और आरटी 2009 का। अब सेकेंड पॉइंट की चर्चा करते हैं आरटी में। दूसरा पॉइंट क्या था और इसमें दूसरा पॉइंट क्या था? आरटी 2005 में दूसरा पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, शिक्षक और छात्रों का मतलब विद्यार्थियों का अनुपात निर्धारित करना। यानी कि जो पहला पॉइंट निकल के सामने आया वो ये आया कि मतलब जो राज्य सरकार के सरकार में बजट की बात की गई, दूसरे में शिक्षक और छात्रों का अनुपात निर्धारित करना, और इसमें भी 2 पॉइंट आ गए। कैसे 2 पॉइंट आ गए? पहला तो आया 1 to 5th के लिए, यानी कि पहला पॉइंट क्या आया 1 to 5th के लिए, यानी कि प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय। और जो दूसरा निर्धारित पॉइंट किया गया 6 to 8 अर्थात उच्च प्राथमिक विद्यालय, यदि मैं बात करूं शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात निर्धारित किया गया प्राथमिक विद्यालय में, क्या किया गया, एक शिक्षक पर, अगर मैं बात करूं
आपके सामने लिखा है। शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक की बात करेगा, आपको डायग्राम बनाते रहें, भूलिएगा नहीं। प्राथमिक विद्यालय में जो ये अनुपात है, प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक पर 35 छात्रों को पढ़ाया जाता है। एक शिक्षक के द्वारा 35 छात्रों को एक कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जाता है तथा जूनियर में एक शिक्षक 40 छात्रों को पढ़ाएगा। ये अनुपात का था RTE 2005 का। इसी तरह इसका जो सेकंड पॉइंट है, यही मेन इंपॉर्टेंट है आपके सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए तथा DLED में भी पूछ लेता है डायरेक्ट 1 नंबर में, या कभी अति लघु तरीके से पूछ देता है, डायग्राम बना के दीजिए, नंबर कभी नहीं कटेगा। अगर मैं बात करूं RTE 2009 के बारे में, RTE 2009 में दूसरा पॉइंट भी यही है, शिक्षक और छात्रों का अनुपात, छात्रों का अनुपात निर्धारित किया गया। अगर मैं शिक्षक छात्र के अनुपात की बात कर गई, फिर इसमें क्या किया गया, क्योंकि RTE 2009-2005 का संशोधन था, अतः 1 to 5 के लिए शिक्षक छात्र अनुपात यहां पर लिखे गए हैं, शिक्षक अनुपात छात्र, यानी कि एक शिक्षक के द्वारा 30 छात्रों को पढ़ाया जाएगा तथा 6 to 8 में एक शिक्षक के द्वारा 35 छात्रों को पढ़ाया जाएगा। अब अगर आपने देखा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया, इसलिए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि विश्लेषणात्मक अध्ययन में जो मेन 2 पॉइंट होंगे आपके सामने, जरा कभी भूलिएगा नहीं। आप अपने कॉपी पे डायग्राम बनेगा, एक पेज में, मुश्किल से एक पेज में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको हर हाल में किसी न किसी पेपर में पूछ लेता है। तो शिक्षक छात्र अनुपात का निर्धारण किया गया 1 to 5 में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एक छात्र कितने रहेंगे, 35, यानी एक कक्षा में एक समय एक शिक्षक 35 छात्रों को पढ़ाएगा। 6 to 8 में यानी एक शिक्षक के द्वारा एक समय में एक कक्षा में 40 छात्रों का अनुपात निर्धारित किया गया। RTE 2009 में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1 to 5 में एक शिक्षक एक छात्र और 6 to 8 में एक शिक्षक 35 छात्र। ये तो मेन 2 पॉइंट थे। अब इनके अलावा प्राथमिक शिक्षा में या उच्च शिक्षा में शिक्षा के अधिकार में और किन बातों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। अब ध्यान रखिए, अन्य जिन बातों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया उसमें ये कहा गया बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों में चाइल्ड सेंटर्ड की बात की गई थी, बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई थी, बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई थी। अगर मैं इसके अलावा भी पॉइंट आपसे बात करूं, बाल केंद्रित शिक्षा के अलावा, इसके अलावा जो यहां पर था रटने की पद्धति का विरोध किया गया था, रटने की पद्धति का विरोध किया गया था, यानी कि इसके बाद खेल कूद के माध्यम से पढ़ाने पर जो खेल कूद के माध्यम से, ठीक है, पढ़ने पर जोर दिया गया था, पढ़ने पर जोर दिया गया था। ह्यूरिस्टिक विधि का पालन किया गया था। कौन सी विधि? ह्यूरिस्टिक विधि, खोजबीन पर आधारित है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों में, ठीक है, मातृभाषा की चर्चा की गई थी तथा यहाँ पर अलग अलग विषय की चर्चा की गई थी जो आपको NCERT 2005 में विस्तार से आपको अध्ययन कराएंगे। इसके आज से इतना ही, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पैटर्न से। धन्यवाद।